तो गाइस 2022 के लास्ट तक 209 बिलियन डॉलर यानी लगभग 17 लाख करोड़ की संपत्ति रखने वाली बैंक आज पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है और जिसके कारण लोगों को लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। ये ठीक वैसा ही है जब आप सोए एक बिलियन डॉलर के महल में थे, लेकिन सुबह जब आपकी नींद खुली तो खुद को आप एक झोपड़ी में पाते हैं। और कौन से वो मेन रीज़न है जिसकी वजह से अमेरिका का 16वां सबसे बड़ा बैंक सिलिकॉन वैली बैंक अचानक से डूब गया, और लोग क्यों इसको 2008 के क्राइसिस से कंपेयर कर रहे हैं, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। सिर्फ 1% लोग ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं। तो इस बैंक को 1983 में स्टार्ट किया गया था और जब से ये स्टार्ट हुआ है इनका मेजर फोकस है स्टार्टअप पर, जिनमें से ज़्यादातर ये टेक स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते थे और अमेरिका के लगभग 50% स्टार्टअप में इनका इन्वेस्टमेंट था, जिनमें से पिंटरेस्ट और शॉपिफाई जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज भी शामिल है। और इनके बैंक में बड़े बड़े वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर जैसे पीटर थिल, जो कि काफ़ी जाने माने अमेरिकन इन्वेस्टर है, उनके जैसे काफ़ी सारे इन्वेस्टर का भी पैसा इन्हीं के बैंक में डिपॉजिट होता था। और जब टेक स्टार्टअप को काफ़ी अच्छी खासी फंडिंग मिल रही थी इन्वेस्टर से, तो काफ़ी सारे स्टार्टअप्स इसी बैंक में अपना सारा पैसा डिपॉजिट कर रहे थे, जिसकी वजह से इस बैंक के पास 2021 में लगभग 189 बिलियन डॉलर का कैश डिपॉजिट हो गया था, जिसके कुछ अमाउंट ये अपने पास रखने के बाद अरबों डॉलर को बॉन्ड में इन्वेस्ट कर देती है। और कुछ टाइम तक तो सब सही चलता है, लेकिन थोड़े टाइम बाद वर्ल्ड के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट ये प्रेडिक्ट करते हैं कि जल्द ही पूरी दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकता है, और जिसके कारण सभी कंट्री में काफ़ी महंगाई बढ़ने लगती है। और अमेरिका में तो महंगाई 8.6% हो जाती है, जो कि पिछले 40 सालों में सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही थी। और जिसके कारण फेडरल रिजर्व, जो कि अमेरिका की रिजर्व बैंक है, उसने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी, जिससे लोग कम खर्चा करें ताकि महंगाई कंट्रोल में आ सके। तो इसको आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। तो मान लीजिए आप एक घर खरीदना चाहते हैं जिसके लिए आपको लोन चाहिए, और आप जाते हैं बैंक के पास और बैंक से लोन लेंगे 8% के ब्याज में। लेकिन अगर बैंक आपको लोन देने के लिए 10% चार्ज करेगी तो आप कहेंगे कि अभी कुछ दिन रुक जाता हूँ और जब बैंक का इंटरेस्ट रेट नॉर्मल हो जाएगा तब मैं लोन ले लूँगा। और इसी वजह से फेडरल इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है ताकि लोग कम से कम खर्च करें और महंगाई कंट्रोल में आ सके। और इन सब सिचुएशन के कारण अब इन्वेस्टर भी स्टार्टअप्स में पैसे लगाने से डर रहे थे, जिसकी वजह से स्टार्टअप विंटर भी आ चुका था। जब स्टार्टअप को कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रही थी इन्वेस्टर से, तब स्टार्टअप भी बैंक में अपने पुराने डिपॉजिट को निकालने लगी थी, जिसके कारण सिलिकॉन वैली को अपने बॉन्ड को काफ़ी कम प्राइस में बेचना पड़ रहा था ताकि वो स्टार्टअप्स को उनके सारे पैसे लौटा सके, क्योंकि वो पहले ही अरबों रुपए बॉन्ड्स में लगा चुके थे, जिसकी वैल्यू आज काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुकी थी। और जिसके कारण एसवीबी को 16,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। और ये बात मार्केट में फैलने के बाद और भी बड़े बड़े इन्वेस्टर बैंक में अपने पैसे निकालने लगे थे, और ये तब पूरी तरह से बर्बाद हो गए जब मार्केट में ये खबर निकल कर आई कि पीटर थिल जैसे बड़े इन्वेस्टर भी अपने इन्वेस्टमेंट इस बैंक से निकाल रहे हैं, जिसकी वजह से इनके शेयर प्राइस लगभग 60% से गिर गए थे। और एक आर्टिकल के हिसाब से उन्होंने फाइलिंग में ये बताया था कि उनका कैश बैलेंस नेगेटिव हो गया है। इसका मतलब जितना उनके पास पैसे हैं उनसे ज़्यादा उनको कस्टमर्स को देना पड़ेगा। तो इसको समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि बैंक कैसे काम करता है। तो मान के चलिए आप बैंक में 1,000 रुपये जमा कराते हैं, जिसमें बैंक आपको 3% का इंटरेस्ट देता है, लेकिन बैंक उस 1,000 रुपये को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करती हैं। कुछ पैसे शेयर मार्केट में लगाती है, कुछ पैसे को बॉन्ड्स खरीदती हैं, कुछ पैसे लो रिस्क फंड्स में लगाती है, और कुछ पैसे को स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर देती है, और कुछ पैसों को अपने कस्टमर्स को लोन देती है, जिससे वो 12% एनुअली चार्ज करती है। और इन सारे इन्वेस्टमेंट से बैंक को जो रिटर्न मिलता है उसको आपको 3% देकर बाकी के अपने पास रखकर अपने बैंकिंग ऑपरेशन चलाती है। और ये साइकिल काफ़ी बड़े लेवल पे होता है, जिससे आपके अपने पैसे जल्दी निकालने पर भी बैंक को उतना ज़्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर सारे कस्टमर एक साथ अपना पैसा निकालने लगे और अगर बैंक के पास उतना कैश नहीं है तो बैंक के सामने काफ़ी ज़्यादा मुश्किल खड़ी हो जाती है। और यही सब एसवीबी के साथ हो रहा है अभी। तो अब समझते हैं इनके फेलियर रीज़न को। तो फेलियर रीज़न नंबर 1, ग्रीडी बिहेवियर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब कोई बैंक स्टार्ट होता है तो उनके फंड्स काफ़ी अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट किए जाते हैं, और कुछ पैसे लो रिस्क फंड में इन्वेस्ट किए जाते हैं ताकि कस्टमर का पैसा सुरक्षित रहे। लेकिन इन्होंने देखा कि फ्यूचर तो टेक का होने वाला है, चाहे वो एग्री टेक हो, एड टेक हो, फिनटेक हो या मीडिया टेक हो, जिसके वजह से इन्होंने अपना पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ टेक इंडस्ट्री पर किया, जिससे ये फ्यूचर की टेक अपॉर्चुनिटी से काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके।
और जब स्टार्टअप इकोसिस्टम में फंडिंग सूखने लगी तो सारे टेक स्टार्टअप्स अपनी कंपनी के ऑपरेशन के लिए अपना सारा पैसा इस बैंक से निकालने लगी, जिससे मार्केट में ये हवा क्रिएट हुई और इनका ये हाल हुआ। फेलियर रीज़न नंबर 2, लैक ऑफ रिस्क मैनेजमेंट ऑफिसर। तो एक रिपोर्ट के हिसाब से इनके पास पिछले 8 महीनों से कोई भी रिस्क मैनेजमेंट ऑफिसर ही नहीं था जो कि इनके रिस्क को कंट्रोल करने में मदद कर सके। और जो इनका पिछला रिस्क मैनेजमेंट ऑफिसर था वो इनको अप्रैल 2022 में ही छोड़कर जा चुके थे। और एक बिजनेस में फर्म चाहे छोटा हो या बड़ा, लेकिन एक चीफ रिस्क ऑफिसर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जो कंपनी को एक कैलकुलेटेड रिस्क लेने में काफ़ी हेल्प करता है। तो अब सवाल आता है कि लोग इसको 2008 के क्राइसिस से क्यों कंपेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि 2008 में ऐसा हुआ क्या था। तो बात है 29 सितंबर 2008 की, जब अमेरिकन स्टॉक मार्केट काफ़ी बुरी तरह से गिर चुका था। और इसका रीज़न था लेमन ब्रदर्स, जिसमें लोगों के लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपए डूब गए थे, जो इतना बड़ा अमाउंट था कि उस टाइम के टोटल इंडिया के जीडीपी के बराबर था। इतना बड़ा अमाउंट था। और इसकी शुरुआत हुई थी जब अमेरिका के बढ़ते हुए प्रॉपर्टी रेट को देखकर लेमन ब्रदर्स ने लगभग 5 लोन देने वाली कंपनीज को खरीद लिया था। लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट होने के कारण लोगों ने प्रॉपर्टी खरीदना ही कम कर दिया, जिससे प्रॉपर्टी की डिमांड भी कम होने लगी थी। और जिन्होंने लोन लिया था वो भी अब लोन नहीं चुका पा रहे थे, जिसके कारण 17 मार्च को लेमन ब्रदर्स के शेयर लगभग 48% तक गिर गए थे। और 15 सितंबर को ऑफिशियली लेमन ब्रदर्स ने खुद को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया था, जिसके बाद 2008 की क्राइसिस कितनी बड़ी थी उसके बारे में आप सभी जानते हैं। तो ठीक अभी भी वैसी ही सिचुएशन हो सकती है, जिसको देखते हुए लोग यह प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि फिर से इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकता है दुनिया में। तो फाइनली अब जानते हैं कि वो कौन से बिजनेस लेसन हैं जो आप एसवीबी के फेलियर से सीख सकते हैं। नंबर 1, आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि नेवर पुट ऑल फ्लावर्स टू वन बास्केट, जैसे कि एसवीबी ने किया और आप रिजल्ट देख ही रहे हैं। तो हमेशा ये कोशिश करिए कि अपने पोर्टफोलियो को जितना हो सके डाइवर्सिफाइड रखिए, ताकि अगर कोई एक सेक्टर में लॉस होता है तो बाकी के सेक्टर से उस लॉस को रिकवर किया जा सके। नंबर 2, तो हमेशा कोशिश करिए कि एक प्रोफेशनल काम के लिए एक एक्सपीरियंस और सूटेबल पर्सन को ही रखिए। हमेशा सारे काम खुद करने की कोशिश ना करिए। अगर आपको किसी पोजीशन के लिए किसी की रिक्वायरमेंट है तो ऐसे एम्प्लॉय को हायर करिए जो उस काम को प्रोफेशनल तौर पर कर सकता है। और इन सब के बाद FDIC, जो कि अमेरिकन गवर्नमेंट की एक संस्था है, वो इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। तो अगर आप कोई वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दो। यहाँ ऐसी ही डिटेल में बिजनेस से रिलेटेड कंटेंट मिलता है।